हेलो स्टूडेंट्स इन जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें, बट साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो और आपका सब्जेक्ट्स के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप हो, जिससे आप लोग उनमें और ज़्यादा फर्दर हायर स्टडीज़ की तरफ जाएं और उस नॉलेज की मदद से फिर अपने अच्छे करियर्स वगैरह बनाएं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना योगदान दें, आप लोगों का भी अपना कंट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री, उसका हमारा जो पहला चैप्टर है या जो पहली थीम है जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं किस तरीके से उनका जवाब देना है, क्या अपने को बातें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करने के पहले एक चीज़ जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, आज के सेशन में भी मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा कि हम लोग जो आंसर राइटिंग करेंगे जहाँ तक हो सकेगा हम लोग पॉइंट्स में और हेडिंग्स में अपनी बात को कहने वाले हैं। हम लोग हेडिंग्स एंड पॉइंट्स में अपनी बात को कहेंगे, ठीक है जी। हेडिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ जहाँ पे कोई फैक्ट होगा उसको हाईलाइट करेंगे ताकि एग्जामिनर वगैरह जो है उसका ध्यान उस पर जाए, या फिर एग्जामिनर का ध्यान किस तरीके से आपको जो है आकर्षित करना है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह की तरफ, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। जहाँ तक हो सकता है हम लोग पैराग्राफ लिखने से बचेंगे, ठीक है जी। पैराग्राफ्स में लिखने से हम लोगों को बचना है, जहां तक हो सकेगा हम लोग पैराग्राफ्स वगैरह लिखने से अवॉइड करेंगे। पॉइंट्स, हेडिंग्स और हाइलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा जहां जहां पर हो सकता है टेबल्स एंड चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर अगर हो सका तो डायग्राम बनाएंगे और इसके अलावा कहीं पर अगर मैप वगैरह बनाकर भी हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज दे सकते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें भी करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, लिस्ट द आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल टू पीपल इन हड़प्पन सिटीज, आइडेंटिफाई द ग्रुप हु वुड हैव प्रोवाइडेड दीज। अब अपने को यहाँ पर 2 सवालों का जवाब देना है। पहला तो हड़प्पा के जो शहर वगैरह हैं वहाँ पर जो भी आपकी खुदाई हुई है, जो भी एक्सकवेशंस हुए हैं, उसमें जो भी आपको फूड ग्रेन्स वगैरह मिले हैं, जो चार्ट फूड ग्रेन्स वगैरह मिले हैं और जो बाकी दूसरे एविडेंसेस वगैरह मिले हैं, जो दूसरी चीज़ें मिली हैं, उस सब के बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अनुमान लगाया है या फिर एक निष्कर्ष निकाला है कि भाई हड़प्पा के शहरों में ये फलानी चीज़ें जो हैं अवेलेबल थी जिनको हड़प्पन्स कंज्यूम करते थे, जिनको हड़प्पन्स खाया पिया करते थे। अब हमको ये बताना है एक तो कि वो कौन कौन से मेन फूड आइटम्स हुआ करते थे, दूसरी चीज़ हमको ये बतानी है कि कौन से वो ग्रुप्स वगैरह हुआ करते थे जो इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करते थे। तो 2 सवाल बनते हैं यहाँ पे। इसको चाहो तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, चाहो तो एक हेडिंग बनाकर कि भाई फॉलोइंग आर द फूड आइटम्स और उसके बाद में वो फूड आइटम्स के जो नाम है वो आप लिख दो और उसके बाद ये लोग प्रोवाइड करते थे उनके नाम से हेडिंग बनाकर आप उसमें जो लोग प्रोवाइड करते थे उनका नाम लिख दो। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो दूसरा जो तरीका हो सकता है इसको करने का वो ये है कि आप इसको जैसे यहाँ पर किया गया है कि इस तरीके से बॉक्स वगैरह बनाकर भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से टेबल्स के फॉर्म में ब्लॉक बनाकर भी जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फूड लिख दीजिए या फिर तो फूड अवेलेबल टू द पीपल इन हड़प्पन सिटीज लिख दीजिए और उसके बाद उसमें सबसे पहली चीज़ जो ये लोग करते थे वो थे कि ये प्लांट्स वगैरह से जो भी आपको प्रोडक्ट्स मिलते थे उनका इस्तेमाल ये लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में करते थे। यानी कि आप प्लांट से आपको क्या मिलता है, या तो आप प्लांट में से कोई सब्जी ले लोगे या फिर आप जो है प्लांट की पत्तियां वगैरह इस्तेमाल करोगे या फिर उससे कोई फ्रूट वगैरह आपको मिल रहा है उसका इस्तेमाल कर लोगे, या पूरा का पूरा पेड़ जो है या पौधा जो है आप उसको भी जो है कई बार काट कर इस्तेमाल करोगे। तो जो प्लांट्स वगैरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिलते थे फूड के तौर पर उसका इस्तेमाल ये लोग काफ़ी ज़्यादा करते थे। अब ये लाइन जो है जनरली सारे लोग लिखेंगे। यहाँ पर एडिशनल एडवांटेज लेने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो डालें। आप प्लांट से जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते
हैं उसमें से कुछ जो मेजर एग्जाम्पल्स थे जो हड़प्पन इस्तेमाल किया करते थे, उनके नाम वगैरह जो है यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये चीज़ अब आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें क्या क्या आप नाम वगैरह लिख सकते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हालांकि अब ये चीज़ लगभग हर बच्चा लिखेगा कि ये प्रोडक्ट्स वगैरह जो मिलते हैं प्लांट से उनका इस्तेमाल हड़प्पन करते थे, मगर एक एडिशनल एडवांटेज के लिए अगर आप इसमें एग्जाम्पल डाल दोगे कि भाई ये 2-3 नाम लिख दिए और ये हड़प्पन खासतौर पर इस्तेमाल किया करते थे प्लांट प्रोडक्ट्स के तौर पर, तो आपका जवाब एक अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा, फ्लैश और फिश का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। तीसरा, वीट, मेज, मिलेट, पल्सेस, राइस और दूसरे जो ईटेबल प्रोडक्ट्स वगैरह हुआ करते थे इसका इस्तेमाल करते थे। इसमें एक चीज़ और ऐड की जा सकती है कि मिल्क का इस्तेमाल भी जो है किया जाता था। डेयरी वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिलती थी, तो डेयरी वगैरह जो है वो भी चलती थी, इसलिए अकॉर्डिंगली आपका मिल्क वगैरह और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका भी नाम आप ऐड कर सकते हो कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल किए जाते थे। इस तरीके से ये जो मेजर आपके फूड आइटम्स वगैरह हैं वो आपने लिखकर तैयार कर दिया। अब जो गुड्स प्रोवाइड किया करते थे उसकी बात कर लेते हैं। प्लांट से जो मिलने वाले प्रोडक्ट्स वगैरह हुआ करते थे वो आपके फूड गैदरर्स जो थे उनकी मदद से ये लोग लिया करते थे। फ्लैश और जो शिप और आपका जो फिश वगैरह है वो हंटर ग्रुप्स वगैरह की मदद से लिया करते थे, और बाकी ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एग्रीकल्चरल ग्रुप्स की मदद से लिया करते थे। और जो मिल्क वगैरह है वो डेयरी पालन करने वाले जो लोग रहे होंगे, जो हड़प्पन जो इसमें लगे होंगे, उनकी मदद से ये सारी की सारी चीजें लेते थे। अब जरूरी नहीं है कि जो फूड गैदरर्स वगैरह हैं वो हड़प्पन सिटीज को बिलोंग करते हों, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि जो फूड गैदरर्स थे वो एसेंशियली हड़प्पन सिटीज को बिलोंग नहीं करते हों। हो सकता है कुछ लोगों ने प्रोफेशन के तौर पर ही जो है इस चीज को अपना लिया हो कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाते रहे होंगे और प्लांट्स प्रोडक्ट्स वगैरह को इकट्ठा करके लाते रहे होंगे और बेच के फिर वो अपनी आजीविका वगैरह चलाते थे। हो सकता है कि ये फूड गैदरर्स हड़प्पन हो सकता है ये फूड गैदरर्स हड़प्पन ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों कैटेगरी के लोग, कि कुछ आपके बंजारे या इस तरीके के लोग हैं वो भी हड़प्पन को एक काम करते हो कि प्लांट प्रोडक्ट्स बेचते हों, और बाकी जो आपके हड़प्पा वाले लोग हों उनमें भी कुछ लोगों ने इसको शुरू कर दिया हो कि वो जाके प्लांट प्रोडक्ट्स ढूंढ के वापस लाते हो हड़प्पा के शहरों में और बेचते हो। तो फूड गैदरर्स वगैरह इस तरह से हो गए। यही बात हंटर ग्रुप्स के लिए लागू हो सकती है कि जो शिकारी समूह थे वो दो तरीके के रहे होंगे। या तो आपके जो आदिवासी उन्हीं इलाकों में रहते थे जिनसे हड़प्पन का जो है मेल जोल था, वो उनके साथ में उनकी साठगांठ या सेटिंग रही होगी कि ये शिकार वगैरह कर हमको दे देना, बदले में हम तुम्हें ये चीज़ें दे देंगे इस्तेमाल के लिए। या तो ये इस तरीके के लोग रहे होंगे, या फिर हड़प्पन में से ही कुछ लोगों ने शिकार शुरू किया होगा और उसकी मदद से वो लोग जो है ये पूरा इंडस्ट्री को संभालते रहे होंगे। एग्रीकल्चर में तो खैर आपका मैक्सिमम लोग लगे हुए थे, तो मेजॉरिटी ऑफ द हड़प्पन जो थे वो एग्रीकल्चरल ग्रुप की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इन्हीं में से फिर वो लोग जिन्होंने डेयरी पालन शुरू कर दिया होगा या जो आपका दूध वगैरह का सारा काम करते थे वो लोग भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये एक अच्छा आंसर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। How do archaeologists trace socio-economic differences in Harappan society? What are the differences that they notice? अब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस आपका हड़प्पन सोसाइटी में किस तरीके से ट्रेस करते हैं, पहली चीज तो ये, और क्या क्या डिफरेंसेस वो नोटिस करते हैं ये बात हमको बतानी है। तो दो सवाल यहाँ पे अपने को पूछे गए। पहला तो आप ये बताओ कि जो हड़प्पा के समाज में सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस थे, सामाजिक तौर पर जो डिफरेंसेस देखने को मिलते थे और आर्थिक तौर पर जो डिफरेंसेस देखने को मिलते थे, वो कैसे पता चलते हैं हड़प्पन सोसाइटी में। जैसे आज की तारीख में आपके समाज में एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है। आप मिडिल क्लास में भी एक लोअर मिडिल क्लास है, एक आपका अपर मिडिल क्लास है। इस तरीके से जो है आपकी अलग अलग सेक्शंस और सब सेक्शन सोसाइटी में आर्थिक आधार पर डिवाइडेड है। इसी तरह से कास्ट के बेसिस पर भी जो है आपको सामाजिक तौर पर एक डिवीजन, हालांकि अब काफी कम हो गया मगर देखने के लिए मिलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ये पूछना है कि किस तरीके से हड़प्पा के समाज में भी इस तरह के जो सामाजिक और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते थे वो कैसे पता चलते हैं, और दूसरा ये क्या क्या डिफरेंसेस जो है आप नोटिस करते हो। ये दो बातें अपने को बतानी है। तो पहली चीज तो ये कि हड़प्पा में जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, आर्कियोलॉजिस्ट उनको इन फलाने तरीकों से जो है पता करते हैं। इस तरह से आप सवाल का जवाब शुरू करें। ये एक पहला सवाल का पहला हिस्सा हो गया और ये जो है सवाल का दूसरा हिस्सा हो गया। तो पहले अपन पहले वाले हिस्से को समझाते हैं कि हड़प्पा के केस में या हड़प्पन सोसाइटी के केस में सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन तरीकों की मदद से आर्कियोलॉजिस्टों के द्वारा ट्रेस किए जाते हैं। तो सवाल का जवाब यहां से बनाना शुरू करें। आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज या फिर इन द फॉलोइंग मैनर्स। इस तरीके से एक आपका जो है हेडिंग बनाइए और उसके बाद में फिर इसके जवाब देना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप ब्यूरियल्स लिखिए। ब्यूरियल्स वगैरह जो है इसको अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को ये 100 या 150 शब्दों में एक्सप्लेन करना है। ब्यूरियल्स को लिखना पड़ा तो उसी में जो है 100-150 शब्द निकल जाएंगे। तो ब्यूरियल्स शब्द लिख दीजिए, उतना बहुत है। ब्यूरियल से जो है आपकी बात समझ में आ जाएगी कि आपके जो अलग अलग तरीके के ब्यूरियल्स वगैरह थे उसकी मदद से हड़प्पन जो है ये सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस वगैरह पता करने की कोशिश, हड़प्पन के बीच में
जो सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं उसके बारे में पता चलता है। किसी का ब्यूरियल जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छे से जो है बनाया गया है, किसी का ब्यूरियल उतना अच्छे से नहीं बनाया गया। कई बार एक ही ब्यूरियल में आपको एक से ज़्यादा जो है बोन्स, एक से ज़्यादा बॉडीज़ की बोन्स देखने के लिए मिलती हैं। कई बार आपको किसी ब्यूरियल में जो है ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई मिलती हैं इस तरीके। इससे ये भी समझ में आता है कि ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे और ये सारी की सारी चीज़ें। तो पॉइंट यह है कि ब्यूरियल्स जो है एक तरीका है जिसकी मदद से सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को प्लॉट किया जाता है या फिर ट्रेस किया जाता है। दूसरा आपका लग्जरीज वगैरह के लिए आप जो है सर्च करते हैं कि इस तरीके के आइटम्स वगैरह जो रेयर हों, जो जनरली आपको हर जगह देखने को ना मिलते हों, उनको फिर आप और उससे फिर अपने को ये समझ में आया कि क्या ये लग्जरी आइटम थे या नहीं थे। आप जैसे बहुत महंगे परफ्यूम्स की बात कर ली जाए, बहुत महंगा परफ्यूम एक ऐसा आइटम है जो जनरली आपको हर हिंदुस्तानी घर में नहीं देखने को मिलेगा। जो हज़ारों का परफ्यूम आता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो आपको हर एक घर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्रेंच परफ्यूम वगैरह वो बहुत कम जगहों पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये अपने आप में एक लग्जरी आइटम हो गया। मगर कॉमन सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपके अमीर से लेके आपके गरीब तक के घर में देखने के लिए मिलेगा, तो ये कॉमन चीज़ है। अब कॉमन आइटम तो लगभग सबके यहाँ इस्तेमाल होते हैं, सबको देखने को मिलते हैं, मगर लग्जरी आइटम आपको सबके यहाँ इस्तेमाल होते हो नहीं दिखते, सिर्फ कुछ ही लोग जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए लग्जरी आइटम आपको कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से हड़प्पन सोसाइटी में भी जो लग्जरी आइटम होंगे वो रेयर होंगे, वो कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। और अगर इस तरह के लग्जरी आइटम्स वगैरह आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन हो जाता है कि वो एक इंडिकेशन हो जाता है कि इकोनॉमिक बेसिस पर जो है आपको डिफरेंसेस हड़प्पन सोसाइटी में थे, और वो डिफरेंसेस वगैरह एग्जिस्ट करते थे। सोशियो बेसिस पर आप हो या ना हो, मगर इकोनॉमिक बेसिस पर आपको डिफरेंसेस वहां पर समझ में फिर आ जाते हैं। इसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने अभी जो सेकंड क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है कि डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस दे हैव नोटिस, तो कौन कौन से डिफरेंसेस इन्होंने नोटिस किए हैं, इसकी आप हेडिंग बनाइए कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने ये फॉलोइंग डिफरेंसेस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे हड़प्पन सोसाइटी में देखे हैं, या फिर इन डिफरेंसेस को देखकर भी जो है वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस वगैरह आपके एग्जिस्ट किया करते थे। सबसे पहला तो उन्होंने ये देखा कि जनरली आपके जो डेड हैं वो पिट्स वगैरह में उनको जो है दफन किया जाता था। आपकी पिट्स वगैरह बनाई जाती थी और उसमें उनको दफन किया जाता था। इन सम ब्यूरियल पिट्स द हैलोड आउट स्पेसेस वेयर लाइंड विद ब्रिक्स। अब कुछ आपके ब्यूरियल पिट्स ऐसे आपको देखने को मिले हैं जिसमें जो आपने वो पिट वगैरह खोदा है, वो जो कब्र खोदी है, उसमें अपने चारों तरफ में ईंट वगैरह लगाकर जो है उसको पक्का किया है, मगर ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है। कुछ ग्रेव्स ऐसी देखने को मिली है जिसमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वेर बरीड विद कॉपर मिरर। कुछ आपको ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं जिसमें कॉपर मिरर के साथ में जो है डेड को जो है बरी किया गया। तो ये सारा सामान जो आपको देखने को मिल रहा है और ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये एक डिफरेंस आपकी हड़प्पन सोसाइटी में था, उसका एक इंडिकेशन आपको देता है। ओवरऑल अगर आप जो अलग अलग सामान देखने को मिल रहा है इसको अगर डिवाइड करना शुरू करो, आर्टिफैक्ट्स को अगर डिवाइड करना शुरू करो, तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक यूटिलिटेरियन हो गया और दूसरा हो गया लग्जरी। यूटिलिटेरियन वो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सब इस्तेमाल करते हैं। कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर या शक्कर हो गई, जैसे आज की तारीख में आपका चाय हो गई, जनरली सब लोग इस्तेमाल करते हैं। लग्जरी आइटम्स वो होते हैं जैसे फ्रेंच परफ्यूम हो गया और इस तरीके की चीज़ें जो जनरली सबके यहाँ आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं वो डेली यूज़ के हैं, ऑर्डिनरी मटेरियल के बने होते थे। स्टोन हो गया, क्ले हो गया, लगभग हर सेटलमेंट में आपको ये देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ जगहों पे देखने को मिल रहा है, हर जगह आपको ये देखने को मिल रहे हैं। लग्जरी आइटम्स जनरली आपको बड़े सेटलमेंट्स में देखने को मिलते हैं और खास तौर पे आपको हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो है ये सारी की सारी चीजें देखने को मिली हैं। दे आर मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स लाइक फाइंस। गोल्ड टू वाज रेयर एंड प्रेशियस एज ऑल द गोल्ड ज्वेलरी हैव बीन फाउंडेड एज ऑल द गोल्ड ज्वेलरी हैज बीन फाउंडेड एट हड़प्पन साइट्स। तो ये भी एक बात है कि ये सारा का सारा जो सामान आपको मिलता था ये प्रेशियस मटेरियल से बना हुआ मिलता था, जो लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में आता है। जनरली ये बड़े शहरों में देखने को मिलता था। और इसके अलावा गोल्ड वगैरह जो है वो भी यहाँ से समझ में आता है कि रेयर एक कमोडिटी हुआ करती थी। गोल्ड वगैरह जो है उसको लेकर भी आपके हड़प्पन्स वगैरह जो हैं समझते थे कि ये प्रेशियस आइटम है, कम मात्रा में मिला है और जहाँ पर भी मिला है ज्वेलरीज के फॉर्म में मिला है और जनरली होल्ड्स के रूप में जो है आपको छुपा के कहीं पे दबा हुआ इस तरीके से देखने को मिला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसकी मदद से हम लोग ये समझ पाते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में पहली बात तो ये कि सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे और आपका ये डिफरेंसेस वगैरह प्रिवेल करते थे, और इन सारी चीज़ों को नोटिस कर जो है इस चीज़ को अपने इसके अच्छे से निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वुड यू
agreed that the drainage system in Harappan cities indicate town planning. Give reasons for your answer. अब हमको ये बताना है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये जो हड़प्पन सोसाइटी में आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए मिला है ये टाउन प्लानिंग का इंडिकेशन करता है, यानी कि ये पूरा का पूरा शहर पहले किसी ने सोचा या कुछ लोगों ने सोचा, इसको पहले अपने दिमाग में या कहीं पे पेपर पे ड्राइंग बोर्ड पे बनाकर देखा है और उसके बाद में इसको बसाया है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? अगर करते हो तो फिर आपको अपने आंसर के सपोर्ट में कुछ रीजंस वगैरह देना है। अब और इसको जो है अपने को एक्सप्लेन करना है। तो इसका जवाब बनता है कि हाँ भैया ये बात तो तय है। जब अपने पढ़ा था तब मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था कि क्यों ये बात मतलब जो है इसके अकाट्य प्रमाण है, क्यों ये बात जो है क्लियर है, कंक्लूड हो चुकी है और सिद्ध हो चुकी है कि हड़प्पन सिटीज को सोच समझकर बसाया गया था, टाउन प्लानिंग के साथ में बसाया गया था। तो यहां पर हम लोग सवाल का जवाब लिखेंगे कि हाँ भाई हम जो है एग्री करते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है हड़प्पन सिटीज में वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे टाउन प्लानिंग की गई थी। और इसके पीछे जो आप सपोर्ट में जो आंसर जो फैक्ट्स दे सकते हैं या फिर इस पर्टिकुलर निष्कर्ष के सपोर्ट में जो बातें लिख सकते हैं वो ये है। पहली चीज तो ये कि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जिस तरीके से आपका बनाया गया है, जिस तरीके से वो पूरा आपका ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिला है, क्लियर समझ में आता है कि इसको अगर इसको बनाने के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ी होगी। किसी ने एक दिन आउट ऑफ नोवेयर आपके गड्ढे या नालियां खोदना शुरू करी और पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, ऐसा नहीं हुआ है। आपके पास पहले से एक प्लान था जिसके ऊपर जिसके ऊपर काम करते हुए जो है आपने अल्टीमेटली वो ड्रेनेज सिस्टम पूरा बनाकर तैयार किया है। आपके पास पहले से एक मसौदा तैयार था जिसके अनुसार जो है पूरा का पूरा आपका ड्रेनेज सिस्टम बनाकर तैयार किया गया। दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये है कि पहले आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको बनाया गया था और उसके बाद उसके साइड में जो है फिर आपके घर वगैरह बनाए गए थे। ड्रेन्स जब आपके पूरे बनकर तैयार हो गए, मतलब पहले आप जैसे ये रोड आपकी जानी है उसके साइड में ये आपका एक ड्रेन आपने बनाकर तैयार कर लिया। एक बार जब आपका ड्रेन बन गया उसके बाद में आपने उसी हिसाब से जो है घर वगैरह बनाया और इन घरों को जो है फिर ड्रेन से कनेक्ट कर दिया। ये नहीं हुआ है कि पहले घर बनने के बाद में फिर आपको लगा कि यार पानी की निकासी के लिए कोई जरूरत है तो आपने उसके साथ से 3 ड्रेन बना दिए। फिर ये लगा कि नहीं यार इस पानी को और आपको कहीं दूर निकालना है तो फिर उसको जो कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा ड्रेन बना दिया और उसके साइड से फिर आपने रोड बना दी। ऐसा नहीं हुआ है, उल्टी चीज हुई है कि पहले आपका रोड वगैरह कहां से जाएगी वो देख लिया, उसके अनुसार जो है आपने एक ड्रेन बना दिया। ड्रेन के बाद में फिर जो है आपने घर वगैरह बनाया और घरों को फिर जो है आपने ड्रेनेज सिस्टम के साथ में कनेक्ट किया है। देखकर जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया ये बात आपको क्लियर कट जो है समझ में आती है। इसके बाद हर एक जो घर है उसमें कम से कम एक वॉल ऐसी थी जो स्ट्रीट की तरफ में थी या स्ट्रीट की तरफ में खुलती थी, आपका जो सड़क है उसकी तरफ में खुलती थी और वहां पे आपका ड्रेनेज वगैरह जो है उससे होता हुआ जाके आपका मेन ड्रेन के साथ में कनेक्ट होता था, ताकि जितना भी आपका वेस्ट वाटर वगैरह है वो स्ट्रीट में जो मेन ड्रेन है उसमें जाके मिल जाए। उसके बाद में द प्लान्स ऑफ द लोअर टाउन शो दैट द रोड एंड द स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। ये भी एक बात है कि लोअर टाउन में खास तौर पे जिस तरह से रोड वगैरह बनाई गई है, रोड के साइड में जिस तरह से आपको ड्रेन बनाए गए हैं और जिस तरह से वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर या राइट एंगल पर काटते हैं, दूसरे शब्दों में वो ग्रिड पैटर्न में जो है जिस तरीके से बनाए गए हैं वो एक इंडिकेशन है इस बात के लिए कि भाई इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि ये प्लानिंग कर टाउन प्लानिंग कर जो है बनाया गया था। It appears that human settlement was made by planning from the beginning. The city was restricted to a fixed area on the platform. से ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि जितना भी शहर आपको देखने को मिला है कंस्ट्रक्शन सारा का सारा आपका प्लेटफॉर्म के ऊपर किया गया है। चाहे लोअर टाउन में आप देख लो चाहे सीटाडेल में देख लो, सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर किया गया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहले कुछ लोग आके यहाँ पे रहने लगे और उन्होंने कुछ वक्त रहने के बाद में बचे हुए इलाके में जो अपनी रिहाइश फैलाई है वो आपका प्लानिंग करके फैलाई और कुछ जगहों पर अनप्लान्ड तरीके से जो पुराना शहर बन जाता है उस तरीके से था। पूरा का पूरा शहर जो है आपको उसमें एक ही बात देखने को मिलती है कि सारा कंस्ट्रक्शन जो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड। ये एक इंडिकेशन है कि यहां पे पहले दिन से ह्यूमन सेटलमेंट जब बसाया गया था वो प्लानिंग के साथ में बसाया गया था। किसी ने यहां पर एक ईंट रखने के पहले भी ये सोचा है कि वो ईंट कैसे रखा जाएगा और कहां पे कैसे क्या बनाना है और उसके अकॉर्डिंग जो है पूरी की पूरी चीज को डेवलप किया गया था। ईंटें जो इस्तेमाल की गई थी, चाहे वो सूरज के धूप में सुखाई गई ईंटें हों चाहे आग में पकाई गई ईंटें, वो सारी की सारी स्टैंडर्ड रेशो में आपको देखने को मिलती हैं। इस तरीके की जो स्टैंडर्ड रेशो की ईंटें हैं कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि किसी ने सोचा है कि इस तरीके की स्टैंडर्ड आपका जो रेशो की ईंटें हैं इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है ज्यादा फायदा होगा या फिर यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी और तभी इस तरीके की स्टैंडर्ड रेशो की ईंटें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। जो लेंथ और ब्रेड्थ है आपकी ईंटों की वो हाइट का 4 गुना और 2 गुना है। मतलब ये है कि ये आपने एक ईंट बना के तैयार करी, ठीक है,
ये ईंट का की जो हाइट है लेट से अपन ने मान ली x, तो अपने को ये पता चला है कि लेंथ जो है वो 4x है और ब्रेड्थ जो है वो 2x है। इस प्रोपोर्शन में या इस रेशो में जो है आपकी ईंटें वगैरह बनाकर तैयार करी गई हैं। और ये यूनिफॉर्मिटी आपको सिर्फ एक शहर या 2 शहर में नहीं देखने को मिलती है, पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऊपर से लेके नीचे तक, पूरब से लेके पश्चिम या पश्चिम से लेके पूर्व तक आपको ये यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है। और ये हर सेटलमेंट में जो है इस्तेमाल हुई है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पर जो है हम लोग इस निष्कर्ष पर निकलते हैं, हम लोग कंक्लूड करते हैं, लास्ट में आप इस बात को इस तरह से बोलेंगे कि कोई इसमें शक की बात नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम टाउन प्लानिंग इंडिकेट करता है, बाकी सारी चीजें टाउन प्लानिंग इंडिकेट करती हैं। और हड़प्पा वालों ने शहर बसाने के पहले जो है, पहली ईंट रखने के पहले किसी ने अपने दिमाग में, कुछ लोगों ने अपने दिमाग में कहीं पर जो है इसको, या फिर कहीं पे किसी पत्थर पे कहीं पर जो है इन्होंने इसको पूरा पहले बनाकर देखा होगा, जैसे हम लोग ड्राइंग बोर्ड पे या पेन पेपर की मदद से बनाकर देखते हैं, और उसके बाद कि ये शहर इस तरह से बनेगा, और उसके बाद में जो अल्टीमेटली इसको बसाया गया। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, लिस्ट द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच एनी वन काइंड ऑफ बीड वाज मेड। तो पहली चीज जो हमको इस सवाल में पूछी गई है, जो पहला हिस्सा है जो हमारे क्वेश्चन का, वो है कि आप किन किन मटेरियल्स का इस्तेमाल करते थे बीड्स वगैरह को बनाने में। पहले तो वो बताइए हड़प्पन सिविलाइजेशन में। दूसरा आप फिर वो प्रोसेस वगैरह जो है जिसकी मदद से किसी भी एक तरीके का बीड बनाया जाता था, आप वो एक्सप्लेन कर दो। तो 2 क्वेश्चंस अपने से पूछे गए। सवाल का जवाब अपन लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे कि भाई जो बीड मेकिंग की जाती थी, पहली चीज तो ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग सेटलमेंट्स में जितनी मात्रा में आपको बीड्स जो अलग अलग शेप, साइज और वेराइटीज में मिली हैं, उसके बेसिस पे इतना तो समझ में आता है कि बीड मेकिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट इन लोगों के लिए हुआ करता था। चाहे उसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो, चाहे कोई सोशल सिग्निफिकेंस हो, मगर उसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर आपको देखने के लिए मिलता है। खास तौर पर बीड मेकिंग जो है उसका प्रोडक्शन या फिर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, चानूदारों में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल रही थी। चानूदारों में जो है काफ़ी बड़े लेवल पर यह चीज़ आपको होती हुई समझ में आती है। अब जो अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल आपका बीड मेकिंग के लिए किया जाता है, उसमें एक तो आपके रेड कलर का जो स्टोन है कार्नेलियन, वो आ गया, फिर जैस्पर हो गया, लैपिस लजुली, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, ये अलग अलग तरीके के आपके जो कलरफुल स्टोन्स हुआ करते थे, इसका इस्तेमाल जो है किया जाता था। इसके अलावा मेटल्स वगैरह में कॉपर का, ब्रॉन्ज का, गोल्ड का इसका इस्तेमाल होता था। और बाकी जो दूसरे आपके ऑब्जेक्ट्स, जो नॉन मेटल्स वगैरह में जो चीजें थी, शेल हो गया, फायंस हो गया, टेराकोटा हो गया, बर्न क्ले हो गई, इनका भी जो है इस्तेमाल बड़े लेवल पर आपको देखने के लिए मिलता है। अब जो बीड मेकिंग की पूरी प्रोसेस है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पर डिफर कर जाती थी। और साथ ही साथ इनके जो अलग अलग तरीके के आपको शेप्स वगैरह देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं उसके बेसिस पर भी जो है मैन्युफैक्चरिंग मेथड में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आता है। अब जैसे यहां पर आप देखिए, आपको कई सारी तरीके की बीड्स देखने के लिए मिलेंगी। जैसे एक ये आपके 3 अलग अलग जो एक शेप्स में जो है आपको बीड्स देखने को मिल रही हैं, मगर तीनों का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो आपका फिगर है वो आप कह सकते हो सेम है, मगर तीनों का जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो डिफरेंट है। यहां पर जो ये 3 बीड आपको देखने को मिल रही है और ये जो बीड देखने को मिल रही है, ये शेप वगैरह में भी जो है आपका और स्ट्रक्चर में भी डिफर कर जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से चीज से आप बीड वगैरह बना रहे हो, उसके आपको वैरायटी ऑफ शेप्स वगैरह देखने को मिलेंगे। जनरली आपको एक बात समझ में आती है कि हार्डर स्टोन्स वगैरह की मदद से अगर बीड्स बनाए जाते थे तो उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह को नहीं बनाया जाता था। नोड्यूल्स वगैरह जो है उनको चिप आउट किया जाता था, रफ सरफेसेस वगैरह, रफ शेप्स वगैरह जो थे उसमें से निकाला जाता था। फाइनल जो आपका फॉर्म होता था, आपका पत्थर वगैरह में से काट कर आपने जो है एक नोड्यूल निकाल दिया, और उसके बाद में उसकी पॉलिशिंग वगैरह करी है, ग्राइंडिंग करी है, ड्रिलिंग करी है और उसको फाइनल शेप दिया है। कई बार आपके पास में एक येलोइश रॉ मटेरियल हुआ करता था, उसमें जो है आप कार्नेलियन वगैरह को मिलाया करते थे, रेड कलर का कार्नेलियन मिलाया करते थे, और उसकी मदद से जो है फिर एक अलग सा पेस्ट वगैरह बनाकर उसकी बीड्स वगैरह बना रहे हैं। तो पॉइंट यह है कहने का कि आप अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे। जनरली अगर आप मेटल्स की बात करेंगे, उसमें आप कटिंग वगैरह कर चिपिंग वगैरह कर नोड्यूल्स वगैरह जो है उसको निकाला करते थे, और नोड्यूल्स वगैरह निकालने के बाद उसमें से ड्रिलिंग वगैरह किया करते थे, उसको फिर जो है फिनिशिंग वगैरह दिया करते थे, और उसके बाद उनका इस्तेमाल होता था। प्राइमरीली जो 3-4 सेंटर्स जहां पर आपको ये बनते हुए समझ में आते हैं, जो जहां पे बड़ी मात्रा में बीड्स का मैन्युफैक्चरिंग होती थी, एक तो आपका चानूदारो हो गया, दूसरा आपका लोथल हो गया और तीसरा धोलवीर हो गया। ये 3 आपके स्पेशलाइज सेंटर्स हुआ करते थे जहां पर ड्रिलिंग वगैरह जो है उस पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता था, या फिर जहां पर खास तौर पर जो है इस मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ये अपने को याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये लोग बोल रहे हैं लुक एट द फिगर 1.30 सी एनसीईआरटी पेज 26। आप यहां पर ये फिगर 1.30 को देखिए और ये आपको पेज नंबर 26 पे मिल जाएगा एनसीईआरटी पे देखने में। तो ये फोटोग्राफ मैंने जो है यहां पे जस का तस पेज नंबर 26 से उठा के लिया है। एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, तो ये फोटोग्राफ देखकर आपको पहली चीज तो ये डिस्क्राइब करनी है कि आपको इसमें देखने को क्या मिल रहा है। दूसरा, हाउ इज द बॉडी प्लेस्ड, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर इट, आर देयर एनी आर्टिफैक्ट्स ऑन द बॉडी, डू दीज इंडिकेट द सेक्स ऑफ द स्केलेटन। काफी सारे सवाल जो है इसमें इस फोटोग्राफ के ऊपर पूछे गए। पहली चीज वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये फोटोग्राफ जो है इसको ऑब्जर्व करो और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पे देखने को मिल जाएगा। मैंने फोटोग्राफ जो है जस का तस वहां से उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब ये लोग ये कह रहे हैं फोटोग्राफ देखो, पहले तो ये बताओ कि तुम्हें दिख क्या रहा है, जो चीज तुम्हें इंडिकेट हो रही है यहाँ पे बॉडी को किस तरीके से जो है प्लेस किया गया है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है इसके आसपास में कैसे रखे हुए हैं और आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो है बॉडी के ऊपर वो कौन कौन से हैं। और इसके अलावा आपको क्या ये देखकर समझ में आ रहा है कि ये इसका सेक्स क्या है, इस पर्टिकुलर जो स्केलेटन का, ये मेल है या फीमेल है, महिला है या पुरुष है, क्या ये बात आप यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हो। इतनी बातें जो है हमको यहाँ पे बतानी है। तो इसका जवाब आप इस तरह से लिखना शुरू करेंगे कि भैया ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो हैं हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहली चीज तो हमको ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है ये एक ब्यूरियल है या फिर एक ब्यूरियल पिट जो है उसका फोटोग्राफ जो है लगाया गया है, पहली चीज। दूसरी है कि बॉडी को यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखा गया है। ब्यूरियल पिट है, यहाँ पर बॉडी को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अलोंग आपका रखा गया है। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, तो नॉर्थ साउथ के अलोंग जो है बॉडी को इंक्लाइन कर कर रखा गया है। इसके बाद में ये लोग पूछ रहे हैं इसके आसपास में आपको ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपको पॉटरी, ऑर्नामेंट्स और काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। कुछ जार वगैरह जो है वो रखे हुए हैं। ये एक आपका ये एक जार रखा हुआ है, पॉटरी वगैरह का जो है सामान वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आर देयर एनी आर्टिफैक्ट्स ऑन द बॉडी, तो इसके ऊपर आपको आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इतना ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर जब आप फोटोग्राफ को एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको दिखता है कि इसके हाथों पर जो है आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं। तो इसने बैंगल्स वगैरह जो है पहन रखे हैं, इसके शरीर पर आपको ज्वेलरी वगैरह देखने को मिल रही है। अब अगर आप ये बोलोगे कि डू दीज इंडिकेट द सेक्स ऑफ द स्केलेटन, तो अगर हम लोग ये मानकर चलें कि ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो चूड़ियां वगैरह जैसी आपके हाथों में देखने को मिल रही हैं, इसके बेसिस पर अगर मानकर चलें तो ये किसी महिला की बॉडी रही होगी, ये किसी महिला का जो है शरीर था, उसकी हड्डियां वगैरह जो है बची हुई है, किसी महिला का जो है स्केलेटन वगैरह है। मगर अगर आप ऐसे देखो, अगर सिर्फ आप हड्डियां देखकर बताने की बात करोगे तो उसके बेसिस पर ये बता पाना मुश्किल है कि ये महिला का शरीर था या पुरुष का। मगर हाँ, जो आपको ज्वेलरी और बाकी सारी चीजें देखने को मिली है उसके बेसिस पर जो है हम लोग बता सकते हैं कि किसका सेक्स वगैरह रहा होगा। तो यहां से अब आपको ये सारी चीजें जो हैं, ये सब जो आपको देखने को मिल रहा है, इट इज कंक्लूडेड दैट देयर वर ग्रेटर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द पीपल लिविंग विद इन द एरिया ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये एक बात जो है इस एक पर्टिकुलर ब्यूरियल पिट और इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरे आपके ब्यूरियल पिट्स वगैरह हैं उनको कंपेयर कर आपको समझ में आती है। हर जगह पे आपको इस तरीके की बॉडीज नहीं मिली जिनके शरीरों पे कुछ आपके इस तरीके के बैंगल्स और ऑर्नामेंट्स या आर्टिफैक्ट्स हो, या फिर उनके आपका जो ब्यूरियल का पिट पूरा आपको देखिए ध्यान से, तो इसको जो है अच्छे से ईंट वगैरह की मदद से लाइनिंग वगैरह कर जो है ब्यूरियल पिट बनाया गया है। हर जगह आपको इस तरीके के ब्यूरियल पिट देखने को नहीं मिले। और ये सारे जो आपके सामान वगैरह भी देखने को मिलते हैं, इस तरीके के सामान भी जो हैं आपको देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो थे ये प्रिवेलेंट थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो लोग रहा करते थे उनके बीच में। मगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में यहाँ पे एक और आती है कि हड़प्पन्स की पूरे आपके ब्यूरियल वगैरह के मेथड को देखकर एक बात क्लियर है, शायद ये लोग इस बात में इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते थे कि आपके डेड बॉडीज के साथ में प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स वगैरह को भी जो है बरी किया जाना चाहिए। तो आपको हड़प्पन्स के जो डेड बॉडीज वगैरह हैं उसमें जनरली आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है कि बहुत ज्यादा प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स या स्टोन्स या इस तरीके की चीजें, मेटल वगैरह और उसकी ज्वेलरी, इस तरीके का सामान देखने को। तो ये 2-3 बातें जो हैं यहाँ से निकल कर आती हैं। पहला कि हड़प्पन्स के बीच में सोशल डिफरेंसेस थे, सामाजिक तौर पर जो है आपको आर्थिक आधार पर सोशल डिफरेंसेस समझ में आते हैं, मगर ओवरऑल हड़प्पन्स अपने जो डेड बॉडीज़ थी उनके साथ में बहुत प्रेशियस सामान वगैरह नहीं बरी किया करते थे। और बाकी सारा जो अपन ने यहाँ से ऑब्जर्वेशन वगैरह निकाला है वो पॉइंट्स के फॉर्म में लिख ही दिया है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमसे बोला गया है डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के जो आपके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स वगैरह हैं वो अब अपने को डिस्क्राइब करना है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे।
सबसे पहले आप एक हेडिंग डाल दीजिए कि दैट फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो, और उसके बाद में फिर लिखना शुरू करें कि प्लांट सिटी। मोहनजोदाड़ो जो था वो बेसिकली एक प्लांट सिटी था, या फिर इसको पूरा का पूरा शहर जो है प्लान करके बसाया गया था, या इसके दो पार्ट्स हुआ करते थे। ये पहला पार्ट जो था वो छोटा वाला था, वो स्मॉल था और वो एक हायर हाइट पे बसा हुआ था, और सेकंड पार्ट जो था कंपैरेटिवली बड़ा था और इसको एक लोअर स्पेस वगैरह, एक लोअर प्लेस वगैरह पे जो है बनाया गया था। पहले वाले पार्ट को सीटाडेल बोला जाता है, या फिर इसको एक सीटाडेल के तौर पर डिजाइन किया गया था, और सेकंड वाला जो टाउन है उसको, सेकंड वाला जो हिस्सा है उसको लोअर टाउन के नाम से ही जो है जाना जाता था। ये भी जो है अपने को याद रखना है। इसके अलावा सीटाडेल जो है उसके अगर चारों तरफ में आप देखोगे तो उसके चारों तरफ में वॉल वगैरह बनाए गए थे, और वॉल वगैरह बनाकर या बाउंड्री वॉल जैसा आप जैसे पार्टीशन वगैरह करते हो उस तरीके से बनाकर उसको लोअर टाउन से सेपरेट किया गया था। लोअर टाउन की बात की जाए तो इसके भी चारों तरफ में आपको दीवारें बना के इसको भी जो है वॉलिंग वगैरह की गई थी। ये भी एक वॉल टाउन था, और मैक्सिमम यहां पर जो बिल्डिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनी हुई थी। इनफैक्ट यहां पर जो ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह थे इनको कई बार फाउंडेशन स्टोन्स के तौर पर भी जो है कंसीडर किया जाता है, यानी कि पहले आपका ये प्लेटफॉर्म वगैरह आप बनाओगे और उसके ऊपर ही जो है आप जो भी स्ट्रक्चर वगैरह खड़ा करना चाहते हो वो करोगे। ये पूरी की पूरी सिटी को देखकर एक बात समझ में आती है कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में लेबर फोर्स की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि जिस लेवल पर और जितने आप कह सकते हैं स्केल पर इन प्लेटफॉर्म्स को बनाया गया है वो 2-400 लोगों के बस की भी बात नहीं है, काफी हजारों लोगों की जो है आपको जरूरत यहाँ पे पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करने को पड़ी होगी। यहां से एक बात और समझ में आती है कि आपका जो सेटलमेंट है वो पहले प्लान किया गया था, और उसके बाद में एक बार जब आपने बिल्डिंग का प्लान बना लिया कि बिल्डिंग्स इस तरह से बनेंगी, लोअर टाउन यहां पर होगा, आपका जो सीटाडेल वगैरह है वो यहां पर बनाया जाएगा, उसके बाद में जो है फिर इसको आपने इंप्लीमेंट कराया था, उसके बाद में एग्जीक्यूट किया था। अब यहां जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी वो दो तरीके की थी। पहला तो आपका सन ड्राइड यानी कि सूरज की रोशनी में तपाई गई ईंटें, और दूसरा आपका भट्टी में जो सेकी गई ईंटें हैं, दोनों का इस्तेमाल वगैरह किया गया था। और क्वालिटी जो यहां पर देखने को मिलती है, दोनों में जो क्वालिटी देखने को मिलती है, जो यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, वो भी आपका जो प्लानिंग का कंसेप्ट है उसको क्लियर करती है कि किसी ने अपनी मन मर्जी से एक दिन शुरू कर दिया बनाना और शहर बना दिया, ऐसा नहीं है। पहले इसको दिमाग में सोचा, प्लान किया, और उसके बाद जो है इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ था। सारी की सारी ईंटें वगैरह जो है वो आपको स्टैंडर्ड रेशियो की देखने को मिलती हैं। इनकी जो लेंथ है वो इनकी हाइट का 4 गुना है, और जो विड्थ है इन ईंटों की वो इनकी हाइट का 2 गुना जो है आपको देखने को मिलता है। और ये पूरे के पूरे आपकी जो सेटलमेंट वगैरह रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का उसमें इस्तेमाल वगैरह होती हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर आपको देखने को मिलता है वो मोहनजोदाड़ो में, वो इसका ड्रेनेज सिस्टम है। पूरा का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसको अच्छे से प्लान किया गया था। पहले आपका रोड्स और स्ट्रीट्स वगैरह आपने बना दी ग्रिड पैटर्न के आधार पर, और उसके साइड में जो है आपने ड्रेनेज पैटर्न वगैरह पूरा बनाकर तैयार कर दिया। ये सबके सब जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे राइट एंगल्स पर। और यहां पे एक बात ये भी समझ में आती है कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो पहले आपकी सड़कें और सड़कों के साइड में ड्रेन्स पहले बनाए गए थे, ये बात समझ में आती है। और उसके बाद जो है फिर घरों को बिल्डअप किया गया था इनके साइड में, और उसके बाद में उसको आपका मेन ड्रेन्स वगैरह जो थे उनके साथ में घरों के ड्रेन्स वगैरह को ऐड किया गया था, जोड़ा गया था, ताकि घर का जो आपका डोमेस्टिक पानी जो है, खर्चे का जो पानी है, उसकी निकासी वगैरह करवाकर जो आपका बड़ा वाला जो आपका मेन ड्रेन है जो स्ट्रीट वगैरह के साइड में बह रहा है उसके साथ में उसको जोड़ा जा सके। सीटाडेल की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो सीटाडेल एक तो आपको एक हाइट पे देखने के लिए मिलता है, और उसको चारों तरफ से जो है फोर्टिफाई किया गया, तो इतना समझ में आता है उसका अपना एक इंपॉर्टेंस था। इसमें कई सारी बिल्डिंग्स भी आपको देखने को मिलती हैं, जिस तरीके की बिल्डिंग्स आपको फिर लोअर टाउन में या फिर कहीं और देखने को ऐसा नहीं मिलती हैं। ये भी इसका इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस को कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है। इनमें कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह के अपने कुछ स्पेसिफिक स्पेशल पर्पसेस वगैरह हुआ करते थे, ये भी अपने को समझ में आता है। जैसे कि वेयर हाउस वगैरह हो गया, ग्रेनरीज हो गई, जो ग्रेट बात हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन के तौर पर आपको वहां पर समझ में आता है। इस तरह से जो है आप इस जवाब को बनाकर तैयार कर सकते हैं कि ये सारे जो हैं ये आपके मोहनजोदारो के डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। तो सबसे पहले प्लांट सिटी को आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसके सीटाडेल वाला पोर्शन, लोअर टाउन, उसके बाद में फिर आपने इसमें जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी वगैरह और प्लानिंग थी उस पर बात कर ली। ड्रेनेज सिस्टम को आपने एक्सप्लेन कर दिया, सीटाडेल की स्पेसिफिक बिल्डिंग समझा दी, मोर देन इनफ है। एक आध अगर हो सके तो आप छोटा मोटा एक जो ग्रेड बात का डायग्राम अगर आप थोड़ा सा हाथ से बना सकें, रफ स्केच, तो वो चीज ठीक रहेगी। और एक आप अगर मोहनजोदारो की जो एक आपका रफ प्लान बना सके
सकें कि ये छोटा सीटाडेल है, ये आपका बड़ा शहर है, दोनों को सेपरेट करने के लिए वॉल वगैरह बनाई गई हैं, सीटाडेल हाइट पर है, आपका सिटी जो है या लोअर टाउन जो है वो उतना हाइट पर नहीं है। इस तरह से अगर आप एक रफ डायग्राम भी हाथ से बनाया हुआ बना सकें और उसमें चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकें, तो वो कहीं ना कहीं आपके आंसर को एक एडिशनल एज दे देगा, वो कहीं ना कहीं आपके आंसर को जो है एक एडिशनल एडवांटेज दे देगा और इस तरह से आपका आंसर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह जो है फेच करेगा। चले अगला क्वेश्चन, लिस्ट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड डिस्कस हाउ दीज माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड। अब अपने को वो रॉ मटेरियल जिसका इस्तेमाल किया जाता था क्राफ्ट प्रोडक्शन में, उसका एक तो लिस्टिंग करनी है, वो सारे रॉ मटेरियल बताने हैं मेजर मेजर जो आपका इस्तेमाल होते थे, और दूसरी चीज कि इनमें से ये जो आपके जो ये रॉ मटेरियल वगैरह थे वो आखिर हड़प्पन को किस तरह से मिले होंगे, वो चीज अपने को एक्सप्लेन करनी है। तो पहला जो हिस्सा है इसका जवाब हम लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे कि भाई जो रॉ मटेरियल्स हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन में जिनकी जरूरत पड़ती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिनका इस्तेमाल आप क्राफ्ट प्रोडक्शन में खासतौर पे करते थे, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्टोन्स की बात कर लेते हैं, कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, टिएटाइट, इसका इस्तेमाल होता था। इसके बाद मेटल्स की बात कर लेते हैं तो कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड का इस्तेमाल खासतौर पे होता था, और बाकी ऑब्जेक्ट्स में शेल हो गया, फाइंस हो गया, टेराकोटा हो गया, बर्न क्ले हो गई, इन सब चीजों का जो है इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिलता था। पहला हिस्सा अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा हिस्सा जो इन्होंने पूछा है कि ये आप ये बताओ कि ये सारी चीजें ऑब्टेन कैसे की गई थी, उसके ऊपर अपन लोग आते हैं। तो भाई जो रॉ मटेरियल वगैरह थे ये आपको किस किस तरीकों से मिल सकते हैं, क्योंकि मेटल्स आपको सारे के सारे जो हड़प्पा का इलाका है वहां पे अवेलेबल नहीं थे। यही बात इन अलग अलग स्टोन्स के लिए भी है कि हड़प्पन सिटीज के आसपास आपको ये सारे स्टोन के सोर्सेज देखने को नहीं मिलते, एंड सेम गोज फॉर दिस मटेरियल ऑल्सो कि सारे के सारे मटेरियल आपको एक जगह पे जो है देखने के लिए नहीं मिलते, या एक पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको प्रचुर मात्रा में चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो कैसे लाई जाती थी और कहां से इनकी व्यवस्था की जाती थी, कहां से इसकी जुगाड़ होती थी, थोड़ा सा उस पर बात करनी है। तो इसकी आप हेडिंग इस तरह से बनाइए कि जो अबो रॉ मटेरियल्स थे वो इस तरह से जो है मिला करते रहे होंगे, ऐसा आपका आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह का अनुमान है, और उसको फिर आप एक्सप्लेन करें। पहला कि भाई जैसे आपका नागेश्वर हो गया या बालाकोट हो गया, ये एस्टेब्लिश सेटलमेंट्स आपने उन इलाकों के पास में बसाई थी जहां पर आपके जो मटेरियल्स वगैरह जिनकी आपको जरूरत है क्राफ्ट प्रोडक्शन में वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो। जैसे कि यहां पर आपको शेल वगैरह जो है वो आसानी से मिल जाता था, क्योंकि इनको आपने कोस्ट के पास में बसाया था, तो शेल ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए शेल की मात्रा की जो सप्लाई वगैरह यहां से आसानी से हो जाती थी। तो पहली चीज तो आपने ये करी कि जिस चीज की जहां पर प्रचुर मात्रा में सप्लाई है उसी के पास में जाकर आपने स्ट्रेटेजिक तौर पर सेंटर्स वगैरह को प्रोडक्शन के या क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स को बसा दिया। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका नागेश्वर और बालाकोट है, जिनको आपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बसा रखा है। शेल के खास तौर पे डेडिकेटेड क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए आपने उनको कोस्ट के आसपास में बसा रखा है। इसी तरह से अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहां पर आपको एक जगह मिलती है शोरतुगई। ये बेसिकली वो जगह थी जहां से लैपिस लजूरी करके एक नीले कलर का आपका जो स्टोन है वो काफी प्रचुर मात्रा में मिलता था, तो ये ब्लू स्टोन जो है वहां से लाया जाता था। लोथल जो है वहां वो आपके लिए कार्नेलियन, स्टेटाइट और मेटल्स वगैरह का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बना हुआ था। इसी तरीके से दूसरा ये तो खैर अब वो है कि वो सारे मटेरियल्स वगैरह हो गए जो आपको अपने इलाकों में मिल जाते थे, तो उनके आसपास आपने रिहाइशें बसा ली और वहां से उनकी व्यवस्था आप कर रहे हो, और वहीं पर उनकी जहां पे ये मौजूद है वहीं पर आपने इनके डेडिकेटेड सेंटर बना दिए इनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट्स वगैरह की, और वहीं से बना बनाकर आप पूरे आपके जो अलग अलग शहर है वहां पे सप्लाई कर रहे हो। दूसरा जो तरीका हुआ करता था इन मेटल्स वगैरह, इन मटेरियल्स वगैरह को ऑब्टेन करने का, वो था कि आप एक्सपीडिशंस भेजा करते थे अलग अलग क्षेत्रों में। अलग अलग क्षेत्रों में अपने खोजी समूह भेजा करते थे कि वो दूर दूर तक जाएं और जहां पर जो सामान वगैरह या जो मटेरियल आपको मिल रहा है उस पर्टिकुलर चीज की जो है फिर खबर लेकर वापस आए, और फिर और लोगों को भेजा जाएगा ताकि वहां से एक्सट्रैक्ट कर उस चीज को लाया जाए। तो इस तरीके के एक्सपेडिशंस राजस्थान का जो खेतरी रीजन पड़ता है वहां पर भेजे गए, और वहां से आपका कॉपर वगैरह जो है उसकी व्यवस्था करवाई गई। इसी तरीके से आपका साउथ इंडिया वगैरह से गोल्ड की व्यवस्था करवाई गई, और ये सारा सामान वहां से आने लगा। तीसरा जो तरीका था वो डिस्टेंट लैंड्स वगैरह के साथ में आपके व्यापारिक समझौते किए गए, ट्रेड रिलेशनशिप्स वगैरह बनाए गए, और इसकी मदद से फिर आपने और ज्यादा कॉपर की आपको जरूरत पड़ी तो ओमान से आपने कॉपर जो है लाना शुरू कर दिया। साउथ ईस्टर्न टिप जो थी अरेबियन पेनिनसुला की, वहां से आपने ट्रेड शुरू कर दिया। मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट वगैरह है वहां पे आपको मेलुहा करके जिक्र मिलता है, मेलुहा के क्षेत्र का जिक्र मिलता है जो मोस्ट प्रोबेबली हड़प्पन रीजन के लोगों के लिए हड़प्पन जो क्षेत्र है उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। इसी तरह से ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया के साथ जो है आपने समुद्र के रास्ते से कॉन्टैक्ट बनाए थे, और इसकी मदद से भी जो है आप अलग अलग चीजें लाया करते थे। तो ये भी जो है आप मेंशन कर सकते हैं
और साथ में लिख भी सकते हैं कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जो हड़प्पन सील्स हैं उससे पता चलता है, और बाकी इन सारी जगहों से जो आपको सामान मिला है, इन सारी जगहों का जो सामान आपको हड़प्पा में मिला है उससे पता चलता है, और हड़प्पन सील्स वगैरह जो इन जगहों पे आपको देखने को मिलती हैं या इनका जो जिक्र उनके डिस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है उससे अपने को सारी चीज़ें पता चलती हैं। और लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए कि ये सारे तरीके थे जिसकी मदद से सारा का सारा रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया जाता था। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम लोगों से पूछा गया है या हमको बोला गया है कि भाई डिस्कस करिए कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो किस तरीके से आपका पास्ट वगैरह रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, या पुरातात्विज्ञ जो हैं वो किस तरीके से अपने पास्ट को कि इतिहास में इस तरीके से हुआ रहा करता होगा, इस पर्टिकुलर निष्कर्ष पे आखिर वो लोग निकलते कैसे हैं कि एक सिविलाइजेशन थी, उसमें ये सारी चीज़ें होती थी और इस चीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल होता था। इस तरीके से जो अलग अलग आपके निष्कर्ष निकाले गए, जैसे हड़प्पन्स के बारे में अपने को इतना कुछ पता चल गया है या फिर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आखिर इस पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हो आप, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें घट रही थी तब आप तो थे नहीं वहाँ पर, तो आखिर वो क्या तरीके हैं, वो क्या लॉजिक्स हैं जिसकी मदद से आप किसी जगह पर अगर कोई खोज होती है तो फिर उसको आप इतिहास में जोड़ते हो कि ये किस कालखंड का रहा होगा, और उस कालखंड में फिर ये जो चीज़ है या फिर ये जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है वो किस तरह से काम करती रही होगी। इन सारी बातों पर आखिर इन सारे निष्कर्षों पर आखिर आप निकलते कैसे हो, इन सारी बातों को आप अल्टीमेटली जो है पता कैसे करते हो। तो उस सवाल का जवाब अपन लोग अब इस तरह से देना शुरू करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट द साइट्स ऑफ द एंशिएंट पास्ट रिलेटेड टू कल्चर और सिविलाइजेशन। दे फाइंड आउट द आर्ट एंड क्राफ्ट सच एज सील मटेरियल रिमेन्स ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग पॉट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स, कॉइन, वेट्स, मेजर्स एंड टॉयज एक्सेट्रा। तो पहले आप क्या लिखोगे कि किसी भी जगह पर सबसे पहले तो खुदाई होती है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है किसी भी जगह की खुदाई वगैरह कर वहाँ से जो आपकी एंशिएंट पास्ट किससे रिलेटेड जो भी आपकी साइट्स वगैरह हैं उनको खोजते हैं, या फिर जो पहले से खोज ली जगह होती हैं वहाँ पर और ज़्यादा खुदाई वगैरह कर एक्सकवेशन किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो भी कल्चर है, वहाँ पर जो भी सिविलाइजेशन है उसके बारे में अच्छे से पता किया जा सके। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है किसी भी एंशिएंट पास्ट वगैरह को, आपका एंशिएंट पास्ट को डिस्कवर करने के लिए अलग अलग जगहों पर एक्सकवेशंस करते हैं, और उसकी मदद से आपकी जो भी कल्चर या जो भी सिविलाइजेशंस वगैरह होती हैं उसका जितना भी सामान वगैरह होता है सब वहाँ से रिकवर किया जाता है। ब्रॉडली आपको जो सामान वगैरह मिलता है, खासतौर पे आर्ट का जो सामान हो गया, क्राफ्ट का जो सामान हो गया, इस सब को अच्छे से फिर स्टडी किया जाता है। इसमें मेन जैसे हड़प्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो आपको वहाँ पर कोई सील इस्तेमाल होने वाली वो मिल गई, कोई मटेरियल वगैरह वहाँ पर अगर किसी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता था वो मिल गया, वहाँ जो घरों के अवशेष हैं वो आपको मिल गए, बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं वहाँ की जो पॉट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे वहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए, वहाँ जो पहने जाने वाले आभूषण वगैरह थे, वहाँ जो इस्तेमाल किए जाने वाले आपके टूल्स थे, जो सिक्के वहाँ चलते थे, जो वेट्स वगैरह या जो वज़न इस्तेमाल किए जाते थे आपका चीज़ों को तौलने के लिए। इसके अलावा आपका जो मेजरमेंट वगैरह के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था, जिन स्टैंडर्ड्स का या जिन स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो आपके टॉयज़ वगैरह आपको वहाँ से खिलौने वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है आर्कियोलॉजिस्ट फिर स्टडी करते हैं। स्कल्स, बोन्स, जॉस, टीथ ऑफ द डेड बॉडीज एंड मटेरियल केप्ट विद दीज डेड बॉडीज आर आल्सो हेल्पफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। इसके अलावा अगर आपको वहाँ से डेड बॉडीज वगैरह मिले, कोई आपको खोपड़ी मिल गई, कहीं पे कोई हड्डियाँ वगैरह मिल गई, कहीं कोई जबड़ा वगैरह मिल गया, कहीं कोई दांत वगैरह मिल गए, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको डेड बॉडीज़ की मिल जाती हैं, या पूरी की पूरी डेड बॉडीज़ वगैरह मिल जाती हैं, इनकी पूरी की पूरी कब्रें मिल जाती हैं, इनके साथ में जो मटेरियल वगैरह जिनको दफनाया गया था वो सारी चीज़ें जो हैं अगर आपको मिल जाती हैं डेड बॉडीज़ के साथ में, तो वो भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। इनकी मदद से भी आप पास्ट वगैरह को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प लेते हो। अब ये सारी चीज़ें अकेले आर्कियोलॉजिस्ट करते हो ऐसा भी नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट करते ये हैं कि आपके जो बॉटनिस्ट्स होते हैं, साथ ही साथ आपके जो जूलॉजिस्ट होते हैं, इनकी मदद से आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं ये पूरी की पूरी अलग अलग चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको प्लांट और एनिमल बोन्स वगैरह मिलती हैं इनको स्टडी करते हैं, और इसके बेसिस पर भी जो है कई सारे निष्कर्ष वगैरह निकाले जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द टूल्स यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पर अब आदमी रह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है खा रहा होगा, पी रहा होगा, तो खाने पीने के बिना तो ज़िंदगी चलती नहीं है। अब खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाती रही होगी उसको फिर स्टडी करने की कोशिश होती है, कि आप पता करने की कोशिश करते हो कि यहाँ पर किस तरीके से जो है कल्टीवेशन वगैरह किया जाता था, कल्टीवेशन वगैरह करने के लिए किस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल होता था, कैसे क्या हार्वेस्टिंग होती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जो है आप पता करने की कोशिश करोगे। इसके अलावा आपके जो वेल्स हो गए, कैनाल्स हो गई, टैंक्स हो गई, जो इरीगेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे, उनके ट्रेसेस वगैरह आप पता करने की कोशिश करोगे। अलग अलग साइट्स वगैरह पे अलग अलग आपकी जो चीज़ों की लेयर्स वगैरह ऑब्टेन होती हैं, इनको स्टडी किया जाता है, और इन सब चीज़ों की मदद से जो है सोशियो इकोनॉमिक पिक्चर वगैरह एक
बनाई जाती है, और साथ ही साथ आपकी जो रिलीजियस लाइफ रही होगी, जो कल्चरल लाइफ रही होगी, उसके बारे में भी पता किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर ये जो टूल्स वगैरह अगर ऐसे मिल जाते हैं जो अनफिनिश्ड हैं, यानी कि ऐसे टूल्स इनको बनाते बनाते आधा अधूरा छोड़ दिया गया था, या टूल्स वगैरह बनाने में कहीं कोई मटेरियल वगैरह है, अगर किसी चीज़ से टूल बनाया जा रहा है और उसमें से जो मटेरियल की चिप्स वगैरह निकलती हैं, अगर कहीं पर वो आपको बड़ी मात्रा में एक्यूमुलेटेड मिल जाता है, तो उसके बेसिस पे फिर जो है आप ये बोलते हो कि भैया यहाँ ये जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, इसकी मदद से हम लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो सेंटर वगैरह है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंसेस वगैरह भी आपको कई सारे मिलते हैं, जिसकी मदद से आर्कियोलॉजिस्ट जो है पास्ट वगैरह को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प लेते हैं। इसके अलावा अपने कई सारे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो है उनको जनरेट कर लेते हैं, ताकि आपके पास को बेटर तरीके से समझ सकें। जैसे कि हड़प्पन सील जो है, पहली जो हड़प्पन सील थी, उसको आर्कियोलॉजिस्ट जब उनको मिली तब वो उसको कंटेक्स्ट में नहीं बैठा पाए कि आखिर ये कब जो है कब की थी, या फिर किस टाइम पीरियड में इस्तेमाल हो रही थी, और उसके कल्चरल सीक्वेंस क्या था, इसके पहले जो है कौन सा काल था, इसके बाद कौन सा काल था। जब वो इस तरीके से फंस रहे थे, उसके बाद में जब उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया मेसोपोटामिया में मिलने वाली चीज़ों से, तब जो है उनको एक कल्चरल रेफरेंस वगैरह समझ में आया। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आर्कियोलॉजिस्ट डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट द फर्स्ट हड़प्पन सील दैट वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड टिल आर्कियोलॉजिस्ट हैड अ कंटेक्स्ट in which to place it both in terms of cultural sequence in which it was found and in terms of comparison with finds in Mesopotamia। तो कई बार आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप करना पड़ता है। आपको कोई चीज अगर मिलती है तो उसको कंपेयर करना पड़ता है कि आपके पास पहले से जो साक्ष्य मौजूद है उसके रिस्पेक्ट में ये कितना पुराना है, या फिर उसके रिस्पेक्ट में ये वो जो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में ये चीज कितना आगे की तरफ में हुई होगी। यानी कि जो चीज आपके पास में उससे पहले की घटना है ये, या जो रेफरेंस आपके पास में उससे बाद की घटना है, और कितना पहले या कितने बाद की घटना है, उसके बेसिस पर भी जो है आप एक अंदाजा लगा सकते हो। इसका एक एग्जांपल भी दिया है कि हड़प्पन सील जब मिली थी, जब तक इसको जो है आपका मेसोपोटामिया के साथ में कंपेयर नहीं किया गया, तब तक उसको सही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख पाना मुश्किल हो गया था। ये एक चीज होती है। इसके अलावा रिलीजियस बिलीफ्स वगैरह, एग्जामिनेशंस ऑफ सील्स हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल। सील्स डिपिक्ट रिलीजियस सीन्स, तो ये भी एक चीज है कि आपके जो ये सील्स वगैरह हैं, इनको जब आप स्टडी करते हो, इसकी मदद से कई बार ये भी है आपको जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह थी लोगों की, उसके बारे में काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगता है। क्योंकि कई बार इन रिलीजियस सीन्स वगैरह को, या कोई अगर आपका कस्टम वगैरह चल रहा है, उसका डिपिक्शन वगैरह जो है इन सील्स वगैरह के ऊपर किया जाता है। कई सारे आपके एनिमल्स वगैरह हो गए, जैसे आपके होम्ड एनिमल हो गए, या फिर इसी तरीके से आपके जो यूनिकॉर्न वगैरह जो आपका सील्स वगैरह के ऊपर डिपिक्ट किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक मिथिकल या फिर एक कंपोजिट क्रिएचर्स वगैरह का एक इंडिकेशन देते हैं। इससे दो बातें समझ में आती हैं, या तो ऐसे जीवों के बारे में पता चलता है जो शायद एग्जिस्ट कभी करते थे और अब विलुप्त हो गए, या फिर कुछ ऐसी आप कह सकते हैं उनका जो स्पिरिचुअल बिलीफ है, जिसमें वो इस तरीके की चीज़ों पे बिलीव करते थे कि एक खास तरीके का मिथिकल किस्म का आपका जो है जीव वगैरह होता है जो पवित्र है, और उसकी ये लोग पूजा वगैरह किया करते थे। अब इससे फिर इनके एक सोचने के तरीके के बारे में जो एक अंदाज़ा वगैरह हमको मिलता है। कई सारी सील्स में आपका जो एक व्यक्ति जो है वो योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है वो योग वगैरह करते हुए, ध्यान वगैरह करते हुए जो बैठा हुआ है। तो एट ऑल दीज रिप्रेजेंट्स द रिलीजियस कंसेप्ट ऑफ द पीरियड। तो इन सब चीज़ों से जो है आपको रिलीजियस कंसेप्ट वगैरह के बारे में भी पता चलता है। तो आपका जो सवाल था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं कैसे आपके पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं आपके पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी सामान वगैरह वहाँ पे मिलता है उसको अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, और अलग अलग तरीके से एनालिसिस करने के बाद में उसकी मदद से निष्कर्ष निकालते हैं। वो निष्कर्ष की मदद में फिर वो सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में पता करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पता करते हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में पता करते हैं, वहाँ पर जो सामान वगैरह मिला होता है उसमें जो डिस्टिंक्ट आपका आर्ट का इस्तेमाल किया गया, उससे उनको उनके उस जगह के कल्चर वगैरह के बारे में पता चलता है। और इस तरीके से जो है एक डिटेल्ड आपका किसी भी जगह का पूरा एक स्टडी कर उसको एक सर्टेन टाइम फ्रेम में रखा जाता है कि ये कब का, ये पर्टिकुलर ये जो चीज़ है, ये जो आपकी सिविलाइजेशन है या जो भी चीज़ आपको मिली है इतिहास में किस कालखंड की है, और उसको फिर किसी एक पर्टिकुलर कल्चर या किसी एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का तो हिस्सा माना जाता है, या फिर वो इंडिविजुअल अपने आप में कोई नया कल्चर या नया सिविलाइजेशन अगर है तो उसको उस हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है। चलें अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है डिस्कस द फंक्शंस दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड बाय रूलर्स इन हड़प्पन सोसाइटी। अब हड़प्पन सोसाइटी में जो आपके रूलर्स वगैरह रहे थे या जो शासन करते थे वो किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म किया करते रहे होंगे, इसके बारे में अब हमको बातचीत करनी है। तो ये क्वेश्चन अब देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को ये बताना है अलग अलग फंक्शंस जो आपके हड़प्पन सोसाइटी में रूलर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। सवाल का जवाब आप इस तरह से लिखना शुरू करें कि हड़प्पन सोसाइटी में जो रूलर्स थे उनको लेकर आपके आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हड़प्पा की सोसाइटी में कोई रूलर हुआ ही नहीं करता था और सबके सब लोग जो हैं वो इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे। कुछ का ओपिनियन ये है कि एक सिंगल रूलर नहीं हुआ करता था मगर कई सारे रूलर्स हुआ करते थे। जैसे कि आपको एंशियंट एथेंस वगैरह में या फिर ग्रीक आपका जो ग्रीस है वहाँ पे देखने को मिलता था कि हर एक शहर का अपना एक अलग रूलर है। लगभग कुछ इस तरीके की कहानी थी कि हड़प्पा में अलग लोग शासन करते थे या फिर अलग व्यक्ति शासन कर रहा था और आप मोहनजोदाड़ो में अलग व्यक्ति कर रहे थे और इस तरह से आपके अलग अलग जो शहर थे उसमें अलग अलग लोग जो है शासन कर रहे थे। और अगर एक व्यक्ति नहीं था तो कम से कम एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रूल किया करते थे। अब ये जो सेकंड थ्योरी है वो ज़्यादा सुटेबल है और उसी के बेसिस पर जो है हम लोग जवाब देंगे उन अलग अलग फंक्शंस का कि किस तरीके की चीज़ें जो है वो इनके द्वारा परफॉर्म की जाती थी। ये जो सेकंड थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि इट इज अनलाइकली दैट एंटायर कम्युनिटीज कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इंप्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। ये बात तो सेकंड थ्योरी मानने के पीछे की जो इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि हड़प्पा की सोसाइटी में जिस तरीके के आपके कॉम्प्लेक्स डिसीजंस वगैरह लिए गए हैं ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग जो हैं कलेक्टिवली इन डिसीजंस को ले लें। पहली थ्योरी के अनुसार अगर चला जाए कि सारे के सारे लोग बराबर थे और सबके सब लोग इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे तो फिर उस हिसाब से हर एक व्यक्ति को सहमति देना पड़ेगी किसी भी फैसले के ऊपर। जब तक सब लोग राजी नहीं होंगे या जब तक मेजॉरिटी राजी नहीं होगी तब तक आप कोई काम कर नहीं सकते। मगर जिस तरीके के कॉम्प्लेक्स डिसीजंस वगैरह लिए गए हैं इस तरीके के डिसीजंस एक बड़े जन समूह के द्वारा या पूरे समाज के द्वारा कलेक्टिवली ले सकना पॉसिबल नहीं है। इसको कुछ व्यक्तियों ने या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स ने या किसी एक इंसान ने जो है इनके लिए लिया होगा। इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि एक अथॉरिटी वगैरह थी वहां पे कोई ना कोई रूल तो करता था, कोई ना कोई रूलिंग अथॉरिटी हुआ करती थी। और एविडेंसेस आपको इस बात को क्लियर करते हैं कि कॉम्प्लेक्स डिसीजंस वगैरह जो हैं हड़प्पा की सोसाइटी में ना सिर्फ लिए जा रहे थे बट उनको इंप्लीमेंट कराया जा रहा था और उनके अनुसार जो है चीज़ें हो रही थी। अगर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस इंप्लीमेंट अगर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेकर इंप्लीमेंट करवाए जा रहे हैं और उनके अनुसार चीज़ें हो रही हैं, ये एक इंडिकेशन है इस बात का या फिर ये एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि मतलब लोग उन बातों को मान रहे थे। अब अगर सामने वाला किसी की बात को मान रहा है इसका मतलब उसकी अथॉरिटी को मान रहा है। जैसे हम लोग अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि आज से 100 और 500 के नोट बंद हो गए तो 100 और 500 के नोट बंद हो गए और नए नोट आएंगे और नए नोटों के अनुसार जो है चलन किया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। भारत की जनता ने उस बात को क्यों माना? क्योंकि भारत की जनता सरकार की अथॉरिटी मानती है। तो किसी ना किसी तरीके की अथॉरिटी इन लोगों के ऊपर भी थी जो इस तरीके के फैसले वगैरह लेके इंप्लीमेंट करवाती थी और लोग उस बात को मानते थे। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि रूलिंग क्लास डिसीजंस वगैरह ले रहे थे। और खास तौर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो यूनिफॉर्मिटी आपको हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में देखने के लिए मिलती है, पॉटरी में जिस तरीके की यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, सील्स में, वेट्स में, ब्रिक्स में जिस तरीके की यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, वो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। प्लस साथ ही साथ वो इन कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को लेने वाली एक रूलिंग अथॉरिटी की तरफ, जिसमें एक राजा या एक से ज्यादा राजा या एक पूरी की पूरी सभा या कुछ ना कुछ एक रूलिंग कम्युनिटी वगैरह थी, उसकी तरफ इशारा वगैरह करते हैं। पूरी की पूरी आपकी सिटी का जो प्लान है वो हो गया, उसका जो लेआउट वगैरह बनाया गया, जिस तरीके की जो चीजें, जिस तरीके से शहर बसाए गए, वो क्लियर बताता है कि किसी न किसी रूलर या ग्रुप ऑफ रूलर्स की गाइडेंस और सुपरविजन में सारा का सारा काम हुआ है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह आपको देखने को मिली हैं, जो आपके फोर्ट्स हो गए, टैंक्स हो गए, पैलेसेस हो गए, कैनल्स हो गए, ग्रीनरीज हो गई, इन सबको कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह भी जो हैं और खास तौर पे सीटाडेल का इलाका जो है मेन सिटी से अलग होना भी एक बात बताता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूलिंग अथॉरिटी या रूलिंग क्लास थी जो यहाँ पे रहा करती थी। क्लीनलीनेस जो है वो भी आपके रूलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी और उसी के लिए रोड्स और उसके साइड में उसकी लेन्स वगैरह और उसके साइड में आपके ड्रेन्स वगैरह जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसके अलावा रूलर्स वगैरह की जिम्मेदारी थी कि वो लोग अपने लोगों की का वेलफेयर और इकोनॉमी वगैरह को देखें और इसीलिए वो अपने फार्मर्स को इंस्पायर किया करते रहे होंगे कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और इसका असर भी हुआ रहा करता होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज या फिर इतने बड़े बड़े भंडार गृह हमको देखने के लिए नहीं मिलते। साथ ही साथ क्राफ्ट्समैन वगैरह को वो मोटिवेट करते रहे होंगे डिफरेंट तरीके के हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जनरेट करने के लिए। ये इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड जो थे दोनों के दोनों फ्लरिश कर रहे थे। अब इतने बड़े लेवल पर अगर ट्रेड वगैरह फ्लरिश कर रहा है इसका मतलब रूलर्स के द्वारा उसको प्रमोट किया गया था। द रूलर यूज्ड टू इशू कॉमन एक्सेप्टेबल कॉइन्स और सील्स, वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ये भी एक चीज है कि ये जो कॉमनली एक्सेप्टेबल कॉइन्स थे, सील्स थी, वेट्स थी, मेजरमेंट्स थी, इन सारी चीजों को किसी ना किसी ने तो इशू किया होगा। और फिर
बाकी लोगों ने उसको माना था। और ये फिर वो एक तरफ एक इंडिकेशन है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जिसने इन सब चीज़ों को इशू किया था। तो ये वाला काम भी जो है रूलर्स वगैरह के माथे आप लिख सकते हो या उनके माथे डाल सकते हो। रूलर्स के साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्टेड था कि भाई वो अपना, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, फ्लड्स आ गए, सूखा पड़ गया, तो उस वक्त में रूलर्स जो है वो रिलीफ वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए, एपिडेमिक्स आ गए, उस वक्त में रूलर्स ग्रेन्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं अफेक्टेड लोगों को दिया करते रहे होंगे। इसके पीछे का निष्कर्ष भी इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनाना जो है उसको दिया जाता है। इसी तरीके से फॉरेन एग्रेशंस वगैरह जब होते रहे होंगे शहरों के ऊपर, तो रूलर्स वगैरह फिर अपने लोगों की रक्षा करते होंगे, अपनी फौजों के साथ में लड़ने जाते रहे होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोग लिख सकते हैं और इसकी मदद से हम लोग फाइनली हाईलाइट कर सकते हैं इस बात को कि भाई ये सारे के सारे जो फैसले हैं वो रूलर्स के द्वारा लिए जा रहे थे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रूलर्स वगैरह कर रहे थे, और ये सारे के सारे फंक्शंस रूलर के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे थे। चलें, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे बोला गया है ऑन द गिवन मैप। मैं पहले आपको मैप दिखा देता हूँ, ये मैप है। अब ये आपका मैप है। इस पर सवाल में पूछा गया है ऑन द गिवन मैप use a pencil to circle the sites with evidence of agriculture where evidence of agriculture has been recovered. Mark an X against the sites where there is evidence of crop production and R against the site where raw materials were found. ठीक है जी। तो अब अपने को ये मैप दिया हुआ है, इस मैप के ऊपर अपने को अलग अलग जगह पॉइंट करनी है। पहले तो जहां पर आपका एग्रीकल्चर वगैरह रिकवर किया गया वहां पे, दूसरा जहां पर आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो जगह, और तीसरा वो जगह जहां पे रॉ मटेरियल मिला है। अब जहां पे एग्रीकल्चर मिला है उस जगह को आपको इस तरीके से एनसर्कल करना है और एक डॉट लगा देनी है उसमें। जहां पर आपका ये क्राफ्ट वगैरह का प्रोडक्शन होता था उस जगह को आपको एक्स के साथ में मार्क करना है, और वो जगह जहां पे रॉ मटेरियल मिला था वहां पर आपको आर लिख देना है। इन तीन साइंस का इस्तेमाल करना है। तो पहली जगह जहां पे एग्रीकल्चर के साइंस मिले हैं, हड़प्पा में, बनवाली में, कालीबंगन में, मोहनजोदाड़ो में और ढोलवीरा में, इन कुछ जगहों पर जो है प्राइमरीली आपको एग्रीकल्चर के साइट्स वगैरह मिली हैं। तो मैप के ऊपर आपने हड़प्पा को पॉइंट कर दिया इस तरीके से। दूसरा, आप इसी में नीचे उतर आए, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में उतर के आ जाएंगे। ये हड़प्पा से नीचे की तरफ में उतरेंगे तो आपको यहाँ पे मोहनजोदाड़ो मिल जाएगा। मोहनजोदाड़ो के अलावा ये आपका बनवाली हो गया, बनवाली के आगे के अलावा आपका धोलवीरा हो गया। इस तरीके से जो भी आपकी एग्रीकल्चरल साइट्स वगैरह हैं आपने उनको इस तरीके से पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है जी। इसके अलावा फिर आपका जो दूसरा वाला है कि आपके साइट्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन कौन से हैं, तो चानूदारो, नागेश्वर और बालाकोट। तो नागेश्वर यहाँ पर है, इसको आप इस तरीके से एक्स से मार्क कर दीजिए। चानूदारो ये रहा यहाँ पर, इसको इस तरीके से मार्क कर दीजिए। इस तरीके से आपका जो नागेश्वर वगैरह है उसको भी मार्क कर दीजिए। अलग अलग आपकी जो साइट्स वगैरह हैं आपको ढूंढना पड़ेंगी। तीसरा जो है इसमें इन्होंने बोला गया है कि नागेश्वर, बालाकोट और खेतरी, इन तीन जगहों पर जो है आपको रॉ मटेरियल वगैरह देखने को मिले थे। तो नागेश्वर आपको फिर यहाँ मिल गया, इसको आपने आर से भी जो है पॉइंट कर देना है। खेतरी वगैरह का जो क्षेत्र है आपका राजस्थान में उसको आपको पॉइंट कर देना है। बालाकोट का जो इलाका है उसको आपने पॉइंट कर देना है। इस तरीके से अलग अलग जगह जो है आपको पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी। अब ये आप पूछ सकते हो कि अपने को कैसे पहले से पता है, तो इसका जवाब यह है कि एनसीईआरटी में जो आपके अलग अलग मैप्स अपने को दिए हुए हैं, जिनको अपन लोगों ने जिनको अपन ने डिस्कशन करते वक्त देखा भी था, उन मैप्स वगैरह में इनमें से कई सारी जगहों को पिन पॉइंट किया गया है। और जनरली जिन जगहों को मैप्स में पिन पॉइंट किया गया सवाल वगैरह वहीं से पूछे जाएंगे। वैसे तो मैंने इस मैप के ऊपर मैक्सिमम जितनी जगहें हो सकती हैं सबको पिन पॉइंट कर दिया है। आप इतनी सारी जगहें जो हैं इनको देख लें कि मैप पे कहाँ कहाँ पर हैं, और इसी में से सवाल वगैरह आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है आपसे सवाल वगैरह में कोई और साइट वगैरह नहीं पूछी जाएगी, मगर ये सारी की सारी जगहें अपने को देखनी पड़ेंगी। या तो आप इसको इस मैप्स की मदद से याद कर लें, या फिर एनसीईआरटी में जो आपके पहले चैप्टर में मैप वगैरह दिए हैं उसकी मदद से याद कर लें, मगर ये जगह वगैरह अपने को दिमाग में बैठाना पड़ेंगी। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें अपन लोगों ने अपनी जो क्लास 12th हिस्ट्री की पहली किताब है उसका जो पहला चैप्टर है या फिर पहली थीम है बीड्स, ब्रिक्स एंड बोन्स, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कर ख़त्म किया है। नेक्स्ट सेशन में अब अपन लोग इसका जो सेकंड चैप्टर है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ में आपका जो क्लास 12th हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोज़, उसके वन शॉट रिविजन वीडियोज़ और उसके एनसीईआरटी वीडियोज़ सबके सब खत्म होगा। और साथ ही साथ पहले वाले चैप्टर के ऊपर आपको सैम्पल पेपर्स वगैरह जो हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं।
जिसमें अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस वगैरह इस पर्टिकुलर चैप्टर से बन सकते हैं, चाहे लॉन्ग आंसर में हो, चाहे शॉर्ट आंसर में हो, चाहे आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे मैप बेस्ड क्वेश्चंस हो, वो सारे भी हम लोगों ने देख के ख़त्म किए हैं। सो ये चैप्टर इन टोटलिटी पूरी तरीके से खत्म होता है। आप एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो पूछा जा सके और आप उसके लिए जो है प्रिपेयर्ड ना हो या फिर आपको वो चीज़ ना आती हो। तो उसको देखें। इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरे भी जो एस्पेक्ट्स वगैरह हैं, इसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस, इसके वन शॉट वीडियो, इसके आपके एनसीईआरटी सोल्यूशन ये हो गया, साथ ही साथ आपका एमसीक्यूज़ वगैरह और आपके सैम्पल पेपर वगैरह वो भी देखें और इसकी मदद से अपनी प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। समाप्त करने के पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट है आप 3 तरीकों से देख सकते हो। पहला तो आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल्स पर जाकर देख सकते हो, सारी वहाँ पे प्लेलिस्ट वगैरह डली हुई हैं, आप उनमें से जो प्लेलिस्ट देखना चाहें एक्सेस कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, आप इसको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा, आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। ये आपके मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा, ये आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, ये आपके पीसी पर भी चल जाएगा। तो जिस पर भी आप इसे देखना चाहें देखें। और ये सारा का सारा जो क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है जो एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप इस्तेमाल करें, इसको एक्सेस करें। इसकी मदद से अपने आप को जितना हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट दें। बिसाइड दिस, आप हम ये भी समझते हैं कि वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखा जा सकता है। रिवीजन वगैरह करने के लिए आपको नोट्स की भी ज़रूरत पड़ती है और उन नोट्स वगैरह का फिर बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है उन नोट्स को। तो इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए वेरियस बुक्स या नोट्स वगैरह जो हैं वो बुक के फॉर्म में लेकर आया है, हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। तो ये बुक्स और ई बुक्स के फॉर्म में आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो जाकर इसको देखें और इसको एक्सेस करें और इसकी मदद से भी जो है अपनी प्रिपरेशन वगैरह को इन्हेंस करें। इसके अलावा अगर आप कोई और बात बताना चाहते हैं, आपके मन में कोई और शंका है, कोई और बात है, कोई और चीज़ है, अगर आप कोई नई डिमांड करना चाहते हैं, कोई आपका नया कोर्स की इच्छा है या कोई और चीज़ आप चाहते हैं, तो वो आप हमें वेरियस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से बता सकते हैं। इसके अलावा जनरली भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो इनकी मदद से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जितना हो सके इस वेंचर का फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके इससे अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करें, तरक्की और सफलता के रास्ते पर आगे चलते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पर कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू। जय हिंद।